दिल्ली एनसीआर में 40 सीरियल बम ब्लास्ट हुए। इतने बम ब्लास्ट शायद दिल्ली में पहले कभी नहीं हुए होंगे। हर 1000 का सर्कुलेशन था, लेकिन हमने 650 आदमी आइडेंटिफाई कर लिए। सारा लश्कर जो जकीउर रहमान का था और अब्दुल करीब टुंडे का नेटवर्क था, और इसमें 8 तो पाकिस्तानी थे। ये जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में उस वक्त, उसकी पहली लीड आपको कब मिली? स्टेशन हमारे को लखनऊ से मिली। ये सब वहीं जैसे देहरादून के थे, अच्छा, सहारनपुर के थे, हाँ, रुड़की के थे, तो हर तरह के आदमी थे। क्या थी उसमें कॉल में? कॉल में सिर्फ यही आ गया, बाबा जी से बात कराओ, बाबा जी से बात कराओ। बाबा जी से बात कराओ का कोड नेम का कोड नेम बाबा जी। आज से करीब 30 साल पहले दिल्ली एनसीआर में एक दो नहीं बल्कि 40 सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जिसकी गूंज पूरे देश में फैली। देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर परेशान थीं कि आखिर इतने ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। तभी दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटती है, और दिल्ली पुलिस के उस वक्त के एक अफसर आज हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया के पॉडकास्ट में मौजूद हैं, जो बताएंगे 40 सीरियल बम ब्लास्ट का सच और इसके पीछे के मास्टरमाइंड आखिर कौन है। सर, न्यूज़ 18 इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं रवि शंकर जी, जो पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, जो स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच में लंबी सेवाएं दे चुके हैं। करीब 30 साल दिल्ली पुलिस में इन्होंने काम किया है। बहुत सारे टेरर ऑपरेशन में सर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में सर को 2 बार आउटर टर्न प्रमोशन मिल चुका है और 3 राष्ट्रपति पुरस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, 96-97 में दिल्ली एनसीआर में 40 सीरियल बम ब्लास्ट हुए जी। और इतने बम ब्लास्ट शायद दिल्ली में पहले कभी नहीं हुए होंगे, ना अब कभी हुए हैं। क्या था ये पूरा बम ब्लास्ट का सच? आपको कैसे इसकी जांच शुरू करी आपने? आप कहां थे उस वक्त? देखिए, ये जब ब्लास्ट तो हो रहे थे, जब मैं एसीपी ऑपरेशंस नॉर्थ वेस्ट में था, तभी से 96 में मैं वहां पर पोस्टेड था, तो वहीं से हो रहे थे। तो वहाँ शुरू में एक मुकरबा चौक पे ब्लास्ट हुआ था, और एक जीप में वहाँ पे रोडवेज बस में और एक जीप में 2 ब्लास्ट हुए थे। तो 96 में मैंने उनकी पड़ताल शुरू करी थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ट्रांसफर हो गया स्टेट इसमें इंटर स्टेट सेल क्राइम ब्रांच। इंटर स्टेट सेल क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर हुआ तो वही एक ट्रेजेडी हुई थी। आपको पता होगा कि वो जो बिजनेसमैन मारे गए थे, तो उनकी जगह मेरा ट्रांसफर हुआ। वहाँ उस वक्त कुछ भी नहीं था, ना स्टाफ था पूरा, तो किसी तरह हमने वो स्टाफ वहाँ पे लिया, और उसके बाद फिर यहाँ पर ब्लास्ट होने लगे। एक दिन मैं बैठा था, तो 1 अक्टूबर की बात है। 1 अक्टूबर को मैं हेडक्वार्टर में ही बाई चांस बैठा हुआ था। एक केस सॉल्व करके आए थे, एक किडनैपिंग का केस। तो उसी वक्त मेरे बैचमेट्स थे, उनके साथ बातचीत चल रही थी, तो वहाँ एकदम ब्लास्ट हुआ। तो ब्लास्ट हुआ तो नीचे हमारे डीसीपी कर्नल सिंह थे, तो उन्होंने बुलाया मेरे को कि भाई एक ये ब्लास्ट हो गया, चलो साइट पे चलते हैं। हम साइट पे चले गए। साइट पे जाके देखा कि 3 जगह, मतलब एक जगह तो फटा नहीं था, 2 जगह ये झांकी निकल रही थी उग्रसेन की जी। तो जब वो झांकी निकल रही थी तो प्रसाद वगैरह बांट रहे थे। तो एक तो उसने जिस बम फाड़ने वाले ने उसके केवट या जो रोल कर रहा था उसके हाथ में पकड़ा दिया, तो उसी के हाथ में। ओहो, अच्छा। और बाकी एक जहाँ प्रसाद की रेडियां लगी हुई थी, वो मेज लगी हुई थी जी, वहां रखा, तो वहां फट गया। और एक लाइव मिल गया था हमारे को, एक सिलेंडर में, उसमें पता लग गया। लेकिन उससे हमें ये होगा कि कंपोजिशन पता चल गया कि क्या चीज थी। ओके। उधर हमने जब हम ये सारा देख के आए, मेरा शौक जरूर था कि चाहे मेरी इन्वेस्टिगेशन हो या ना हो, मैं बम ब्लास्ट की साइट या टेरर से रिलेटेड कोई भी साइट होती थी, मेरा ये एक अपनी तरफ से ही, चाहे मुझे कोई कहे या ना कहे, मैं जाता जरूर था देखने। ओके। तो वहाँ वो देख के हम वापस आ गए। तो वैसे ही हमारे डीसीपी कर्नल सिंह ने कहा कि यार देखो, इसमें कुछ हो सकता है। तो मैंने थोड़ा बताया कि वो जो ये रोडवेज में जो एक बम मिला था जी, जो ब्लास्ट बस हुआ में था, हाँ, तो उसमें कुछ पैकेट्स थे जी। पैकेट्स थे, वो एक बियरिंग
के पैकेट्स थे, बंच था वो। तो CFSL वाले बोले कि ये कुशन हो सकता है, ओके, बम का कुशन हो सकता है। तो वहां से हमने वो शुरू किया। तो बोले कि भाई ये कौन से पैकेट थे, पूछा उन्होंने। मैंने कहा एक सन बियरिंग नाम की एजेंसी थी, उसके ये पैकेट थे। तो उन्होंने कहा कि देखो आप। उन्होंने भी उस वक्त अपने मतलब कोई वो नहीं था, उन्होंने भी मेरे को एक ऑटोनॉमी दे दी कि भाई आप देखो इसको क्या है। हमने वो सन बियरिंग को चेक करना शुरू किया। जब सन बियरिंग को चेक करना शुरू किया तो सन बियरिंग के जो डीलर से हमें पता चला कि ये जो प्रमोशनल स्कीम है इसकी, जो मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा वो देगा, क्या कहते हैं, पैकेट्स वापस करके यूज करके, तो उसको हम कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। ओके। तो एकदम ये हुआ कि कोई ना कोई मैकेनिक्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व हो। तो वहां से जांच शुरू हुई। फिर उसी वक्त जब ये डिस्कशन हो रहा था तो CP ने हमारे DCP कर्नल सिंह को बुलाया और उन्होंने कहा यार स्पेशल, क्योंकि स्पेशल सेल का चार्टर है ये टेरर से रिलेटेड, आप स्पेशल सेल इसको तो कर ही रहा है और IB वगैरह भी उन्हीं को असिस्ट करती थी। कहता यार आप भी देखो इसको, कुछ ना कुछ करो। क्राइम ब्रांच भी, हाँ, क्राइम ब्रांच भी इसको पैरेलल एक अपनी देखो कुछ करो। उनको फेथ था शायद। तो उसके बाद फिर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। तो मेरे जितने, मैं उससे पहले भी ये क्या कहते हैं, सोनीपत में एक बाबा सिनेमा और एक स्वीट शॉप थी, वहां ब्लास्ट हो चुका था, वो भी देख के आया हुआ था। और रोहतक में भी एक 2 ब्लास्ट हुए थे, किला रोड पे हुआ था, एक सब्जी मंडी में हुआ था। वो सर आपने बताया कि आपको, आपकी एक्सपर्टीज है कि आप टेरर ऑपरेशन को अच्छे से डील कर सकते हैं, और एक आपकी अंदर से एक पुलिस अफसर की होती है कि क्यूरियोसिटी की कोई ब्लास्ट साइट पे मैं जाऊं, देखूं, कोई नई चीजें समझने को मिले, सीखने को मिले, कैसे ऑपरेशन को क्रैक डाउन करना है, टेरर ऑपरेशन को। ये जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में उस वक्त, उसकी पहली लीड आपको कब मिली? स्पेशल सेल भी जांच करी थी, क्राइम ब्रांच भी अब जांच में जुट गई थी। देखिए, ये कई इस तरह की कई लीड्स, छोटी छोटी लीड्स मिलती रही हमारे को, लेकिन बाद में वो कल्बिनेट होती है सारी लीड्स। लेकिन जैसे अभी मैकेनिक्स का पता किया हमने, मैकेनिक्स के बाद फिर जो करोल बाग में उसके बाद ब्लास्ट हुए, तो वहां पे न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिली हमारे को। अच्छा, उसमें क्या था? न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो देखी हमने, हर एक ब्लास्ट में उसको वो बम को रैप करता था। अच्छा, रैप इसलिए करता था कि वो ये देखे भाई वो सीधा है या उल्टा है। उसमें क्योंकि अगर उसको पलट के वो रखता था तो केमिकल रिएक्शन होता था, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता था। ओके। तो वो केमिकल रिएक्शन से गैस बनती और गैस बन के वो बम फटता था। ओके। तो ये सिस्टम था, तो वो उस पे वो लगाता था। अब हमने चेक करा सारा, तो हमें पता लगा कि ये जो जितनी भी ये पेपर हैं, ज्यादातर पेपर यहाँ यूपी साइड से, जो सहारनपुर और वो हिंद समाचार बेसिक हमने लिया, और तो बहुत थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के भी थे बीच में, लेकिन एडिशन यूपी था। नवभारत टाइम्स एडिशन यूपी, सबका एडिशन। तो आपको लगा कि यूपी से कोई लिंक है? यूपी से कोई ना कोई लिंक है। तो अब हम फिर उसके बाद देहरादून वगैरह हम चले गए। देहरादून, अच्छा, फिर उसमें कुछ हमारे को कटिंग्स मिली हिंद समाचार उर्दू की। अच्छा। तो हिंद समाचार उर्दू, क्योंकि उनका सर्कुलेशन ज्यादा था, हम उसको नहीं चेक कर सकते थे, बहुत ज्यादा। अच्छा, उर्दू का नहीं, बाकियों का। अच्छा, उर्दू का कम था। कम था, 1000 के करीब। हाँ, तो 1000 के करीब सर्कुलेशन था। तो हमने कहा चलो अब हमारे पास कोई लीड नहीं, कि चलो इसको हम ये ट्रैक करते हैं कि हो सकता है कि कोई आदमी ऐसा मिल जाए। देखो, इसमें 0.0001% चांस है। अच्छा। हाँ, इसमें कोई हमें नहीं लगता था, क्योंकि जो मैकेनिक्स भी हमने वो करीब 350 मैकेनिक हमने इसी तरह डिटेन कर, सोनीपत वगैरह डिटेन नहीं किए, पूछताछ हमने वहीं जैसे गिफ्ट लेके चले गए। अच्छा, गिफ्ट लेके गए, उन्होंने कहा भाई अपना लाओ। तो ऐसा हमें ये था कि कोई ये कहते मेरे तो कोई किसी ने चुरा लिए या मेरा वो कर ले, या किसी ने ज्यादा यूज करे हो और उसके मुंह से निकल जाए कि उसके किसी साथी ने चुरा लिए हो। तो इस तरह की वो भी इसी तरह की परसेंटेज यही थी, 0.0। मतलब कोई लीड नहीं मिल रही थी आपको? मतलब कुछ कॉन्क्रीट कुछ नहीं था, लेकिन हम लगे इसे लिए हुए थे कि एक मोमेंटम बना रहेगा, कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर हम कहें कि कुछ नहीं है तो बैठ जाएं तो कुछ नहीं होगा जी। और उसी का फायदा हमारे को मिला कि हम इस केस में लगे रहे और जो भी लीड्स जितनी भी थी, जैसे न्यूज़पेपर की लीड्स थी, हमने 1000 का सर्कुलेशन था, लेकिन हमने 650 आदमी आइडेंटिफाई कर लिए। अच्छा, ये वो कौन लोग थे?
ये सब वहीं जैसे देहरादून के थे, अच्छा। सहारनपुर के थे, हाँ। रुड़की के थे, तो हर तरह के आदमी थे जो पुराने आदमी थे, उर्दू अखबार पढ़ते थे, वो कुछ किसी भी उसका वो इसमें कोई स्पेसिफिक वो नहीं था कि भाई ये इसको देखना हमने टारगेट। बिल्कुल। तो वो हमने सारा देखा। देखने के बाद जब वहां से भी हमारे को कोई लीड नहीं मिली, अब हमें लगा कि अब इसका तो और कोई इशू नहीं कुछ कर सकते, हम इसको टेक्निकल उस पर लेके चलते हैं, टेलीफोन की उस पर। तो वहां से हमारा काम शुरू हुआ था। सर इस आपने बताया आप इस इन्वेस्टिगेशन में आगे जुड़े, इसमें अब्दुल करीम टुंडा की एंट्री कैसे हुई इस ब्लास्ट में? उसको मास्टरमाइंड बताया जाता है। देखिए आपको मालूम होगा कि ये जो केमिकल जो यूज वो करता था, हमने जब चेक किया सारी अपनी पूरी बैकग्राउंड चेक की भी इस तरह के ब्लास्ट कहाँ कहाँ हुए, तो हम सीधा सबसे पहले पहुंचे बॉम्बे के ब्लास्ट 93 में, जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, वो सीरियल ब्लास्ट दाऊद वाले नहीं। अच्छा, दाऊद वाले नहीं, ये दूसरे वाले 93 के डॉक्टर जलीस अंसारी। हाँ यस, आपको याद बिल्कुल, डॉक्टर जलीस अंसारी ने ये ब्लास्ट किए थे। तो ये जो ब्लास्ट हुए तो वो केमिकल, सेम केमिकल उसने यूज किया हुआ था ये वाले ब्लास्ट में, दिल्ली एनसीआर के। दिल्ली एनसीआर। किस तरह का केमिकल था सर ये जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वो तो था, जो पोटाशियम क्लोरेट, नाइट्रोबेंजीन वगैरह और कई मैं ज्यादा इस पे में। तो हाँ, आपसे बताया सर 93 ब्लास्ट मुंबई से आपको इसका पैटर्न बिल्कुल मिलता पाया गया। पैटर्न बिल्कुल मिलता पाया गया। और एक फिर हमारे को लीड मिली कि इसी तरह के ब्लास्ट का मटेरियल, ब्लास्ट करने वाला नहीं, मटेरियल जो है वो ISYF के कुछ लड़के थे, वो पंजाब में उनसे रिकवर हुआ था। उनके साथ एक निसार नाम का कश्मीरी था, वो भी उनके साथ अरेस्ट हुआ था। ओके। तो उनका भी जो अब्दुल करीम टुंडा से कनेक्शन आ रहा था बीच बीच में। तो जब हमने उसको, और कोइंसिडेंस ये था कि निसार जो था वो उसी वक्त, जिस वक्त से ब्लास्ट शुरू हुए, उसी वक्त से वो बाहर आया था। अच्छा, जेल से, जेल में था वो, और वो 96 में ही बाहर आया था। तो वो लीड हमें मिली। तो वो लीड मिलके हमने जब डिस्कस करी, हमारे जो DCP जाते थे मीटिंग्स वगैरह में, तो वहाँ वो लीड डिस्कस करी। तो उस वक्त आपको मालूम है थोड़ा बहुत क्रेडिट का होता है डिपार्टमेंट में जी। तो बोला नहीं ठीक है, आप ये लीड आप ये नहीं करोगे। और स्पेशल सेल जो हमारा था, उन्होंने वो लीड कहा कि हम इसको करेंगे, आपने नहीं करना। वो कैच कर ली उन्होंने कैच कर ली। एनीवे वो खैर उन्होंने करी, उसको पकड़ा भी, वो नहीं मिला उसमें, नहीं मिला इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व नहीं मिला उसमें। अच्छा। उसके बाद फिर जब ये पता लगा कि इन्वॉल्व नहीं मिला, हम तो थोड़े निश्चिंत हो गए थे कि भाई अब ये गया और वो पकड़ लेंगे, अब बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब ये पता चला कि हमारे को कि ये नहीं है इन्वॉल्व, तो फिर हमने फिर शुरू किया अपना काम। अब ये हुआ कि वैसे तो हम अच्छा, वो जो निसार वगैरह की इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स थी, उसमें एक मोहसिन पप्पू वगैरह जो पाकिस्तानी थे, वो भी साथ उनके अरेस्ट हुए थे। तो उनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट से ये पता चलता था कि ये पहले बम करने से पहले, ब्लास्ट करने से पहले और बम ब्लास्ट करने के बाद ये डेफिनेटली कॉल करते हैं ऊपर पाकिस्तान। ओके। अब जब ये पता चला तो अब ये हुआ कि अब इनको कैसे ट्रैक करें। तब हमने फिर डाटा वगैरह इनसे लेना शुरू किया। सर एक मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ सर, आज तो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज के पास, और बहुत जल्दी आरोपी को पकड़ा जाता है, CCTV कैमरे हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन सर ये ब्लास्ट जब हुए थे 96, 97 में, उस समय तो सर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे एजेंसीज के पास, पुलिस फोर्स के पास। तब आपने ये कैसे डाटा इकट्ठा करना शुरू करा? कैसे आपने पाकिस्तान के नंबरों को ट्रेस किया? देखिए 96 में तो मोबाइल का चलन शुरू हुआ था। मोबाइल 96 के करीब ही आया था, उसी वक्त जी 96। तभी लोग, और जब उस वक्त बताते हैं 32 रुपए और 16 रुपए की कॉल होती थी, बहुत महंगी थी, बहुत महंगी कॉल थी, तो ज्यादा। इसके बाद हमने क्या किया, MTNL वगैरह से हमने ये देखा कि क्या हमने डाटा बैंक जो दिया IB से लिया कि भाई आप हमारे को लश्कर के और ये जितने भी आपके पास टेररिस्ट रिलेटेड जितने भी पुराने नंबर हैं वो हमें दी दीजिए।
अच्छा, जो इंडिया में एक्टिव रहते हैं कभी कभी। हाँ, जो इंडिया में एक्टिव रहते हैं। लेकिन उससे पहले, वो नंबर लेने से पहले हमने पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी कॉल्स थी, जो जहां बम ब्लास्ट होता था उसके आसपास से या उस एरिया में, ज्यादातर वर्ल्ड सिटी का एरिया था या जैसे सोनीपत का या इधर उधर का एरिया था, तो वहां से हमने कॉल्स लेनी शुरू करी। तो जो एसटीडी, पहले तो एसटीडी बूथ्स वगैरह से हमने मैनुअली जैसे रजिस्टर से लिया, कोई फोन करने आया या वो उनकी एसटीडी बूथ्स की वो नहीं होती है, हाँ, वो बिल निकलता है, बिल निकलता है, हाँ बिल्कुल, वो रील होती है, बिल्कुल, हाँ, वो बड़ा मैनुअल, बड़ा कम्बरसम काम था उस वक्त, बड़ा मुश्किल था। फिर ये डिसाइड हुआ हम क्यों ना ये जो बिलिंग सेक्शन है वहां से इनका डाटा सारी दिल्ली का ही क्यों ना ले लें। ओके, अब वो हमने सारी दिल्ली का डाटा लिया। हाँ, डाटा लिया तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क 2 GB डाटा पता नहीं कितना बड़ा। हाँ, अब उसको पीसीज पे कर करके हमने किसी तरह वो नंबर पाकिस्तान के नंबर निकाले। फिर हमने देखा कि कॉमन जो नंबर हैं वो कौन कौन से कॉमन नंबर हर ब्लास्ट के आसपास हुए। ओके, तो हमने करीब 15 नंबर, 12 एक थे, 3 और थे, 15 नंबर हमने इस तरह शॉर्ट लिस्ट किए कि भाई ये नंबर हो सकते हैं और ये इनको हम ट्रैक करें। ठीक है। तो जब हमने उनको ट्रैक करना शुरू किया तो फिर हमने कहा कि चलो आईबी वालों से ही पूछते, शायद हो सकता है उनके पास कोई नंबर हो। तो आईबी से हमें नंबर मिल गया कि भाई 16-17 नंबर की लिस्ट मिली। उसमें जो हमने जो ट्रैक किए हुए थे उसमें 2 नंबर हमारे को ऐसे मिल गए जो उनकी लिस्ट में भी थे और मेरी लिस्ट में भी थे। अच्छा, तो अब ये कन्फर्म हो रहा था कि भाई ये जो आउटफिट वो लश्कर ए तैयबा आउटफिट। ओके, तब पहली बार आपको पता चला कि लश्कर ए तैयबा ये दिल्ली एनसीआर में जो ब्लास्ट हो रहा है, लश्कर ए तैयबा से रिलेटेड ये ब्लास्ट। उसके बाद फिर हमने शुरू किया कि भाई कहाँ से, फिर दोबारा ये, फिर वो नंबर वो वाले डाले दोबारा कि कहाँ से ये हो रहे हैं, कहाँ से ये कर रहे हैं। फिर इशू ये हुआ कि चलो ये नंबर तो है, कर लिया, एसटीडी नंबर है, कोई भी आगे कर जाएगा, उसका कैसे पता चलेगा। बिल्कुल। तब ये हुआ कि अब इनको ऑब्जर्वेशन पे लेना भी जरूरी है। अब दिल्ली के सारे एसटीडी या एनसीआर के एसटीडी तो ऑब्जर्वेशन पे नहीं लिए जाते। वो तो सर हजारों में होंगे, हजारों क्या, लाखों में हजारों क्या, आप एनसीआर से लेके देख लो, लाखों में होंगे। अब इशू ये आया कि अब इनको करे क्या। तो फिर हमने डिसाइड किया क्यों ना हम कॉल्ड नंबर जो पाकिस्तान का ही नंबर है उसको क्यों नहीं ऑब्जर्वेशन पे लेते। ठीक है। हमने बीएसएनएल में बात करी, हाथ खड़े कर दिए। क्यों सर? कि नहीं, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। बैठे हैं, लेकिन अब वही बात है, खुराफात तो थी दिमाग में, नहीं कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। तो हमारे जो डीसीपी कर्नल सिंह है, उनका एक बैचमेट था, उनके कॉलेज में साथ पढ़े होंगे, श्रीवास्तव। तो उन्होंने उनसे पूछा कि यार ऐसे बात है और हमें ये नंबर चाहिए। कहता आप मेरे पास आओ। हम उनके साथ मीटिंग में गए, हमने बताया कि ऐसे हमारे नंबर 15 नंबर है, हमें ये चाहिए कि ये कहाँ से डायल होते हैं, हमें तुरंत हमें पता चले। अच्छा, कि कौन डायल कर रहा है और ऑब्जर्वेशन करनी है, इनकी आवाज, बात सुननी है कि क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब उस चीज को उन्होंने कहा भाई ये हो सकता है। तो बोला मैं इंस्ट्रूमेंट देख लेता हूँ मेरे पास है या नहीं। तो उन्होंने वो कोई देखा होगा, पुराना पड़ा होगा कोई इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने वहां से निकाला इन्वेंट्री से, बोला ये हो जाएगा जी। उन्होंने एमटीएनएल के एक टेक्स्ट पे, ये सिस्टम ये है कि बूथ से कॉल हुई जी सर, बूथ से कॉल हुई एक्सचेंज में, ठीक जो इंटरनेशनल कॉल का होता है। एक्सचेंज से फिर वो जाती है टेक्स्ट में। ओके। और टेक्स्ट जो है फिर वहां के टेक्स्ट को जो दूसरी कंट्री है उसको सीधी कॉल भेजता है। ओके। और वहां से फिर वो जहां जानी होती है वो आगे डाइवर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सिस्टम था। तब जब हमें क्या कहते हैं वो इसका पता किया कि फिर हमने जब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में हमने लेटर लिखा, हाँ वो वहां परस्यू करना शुरू किया कि जब ये लगा सकते हैं तो बीएसएनएल क्यों नहीं लगा सकती। हमारे को पुर्जा मिल गया ना। तब बीएसएनएल पे जरा आया डंडा ऊपर नहीं थे, उन्होंने कहा ठीक है लगाओ। उन्होंने वहां नंबर लगाने शुरू किए और लगाने जैसे ही नंबर लगा, दूसरे तीसरे दिन से कॉल हमारे को शुरू हो गई। फिर आप कन्वर्सेशन सुनने लगे? कन्वर्सेशन सुनने लगे। तो फर्स्ट कन्वर्सेशन हमारे को लखनऊ से मिली।
अच्छा, क्या थी उसमें कॉल में? कॉल में सिर्फ यही आ गया, बाबा जी से बात कराओ। बाबा जी, ये बाबा जी कोड नेम था? टुंडा। अच्छा, बाबा जी टुंडा का कोड नेम टुंडा था? का कोड नेम बाबा जी। बाबा जी से बात कराओ। बाबा जी से बात कराओ। तो ठीक उस है। वक्त उसका लड़का बैठा हुआ था वहां पे, रफीक नाम का। तो बोला कि बाबा जी अभी नहीं है, आप फिर बात करना थोड़ी देर बाद। ठीक है। अब वो वहां से चले। जैसे ही हमें लखनऊ से बड़ी मतलब पुअर सी मतलब वो आवाज आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही। तब फिर उसके बाद लगा बीएसएनएल में। बीएसएनएल में जब लगा तो वहां से क्लियर होनी शुरू हुई हमारे को आवाज। तब बाबा जी से जब हुआ कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो बात कर रहे हैं टुंडा से बात कर रहे हैं। अच्छा। हमें अभी ये नहीं कि वास्तव में उन्होंने ब्लास्ट किया, हमें अभी कुछ नहीं पता। हमें ये बस एक लीड मिल गई सर आपके यहाँ की, कोई बाबा जी मतलब टुंडा है या कोई है मतलब बाहर बैठा हुआ? मतलब लाइन पे चल पड़े हम। अब वो आगे सक्सेसफुल होती है क्योंकि कई लाइन अनसक्सेसफुल हो चुकी थी हमारी। ठीक है सर। जैसे अभी मैं एक और बताता हूँ इंटरेस्टिंग किस्सा कि चांदनी चौक में ब्लास्ट हुआ। चांदनी चौक में जैसे ब्लास्ट हुआ तो हमने वो जो इससे पहले हमने क्या किया था कि ये जो होटल्स का रिकॉर्ड लिया था कि भाई इन दिनों में आगे कोई कॉमन आदमी होटल में रुकता है या नहीं रुकता है। तो एक जो जितने भी दिल्ली में वॉल सिटी में ब्लास्ट हुए थे तो हमने 5 आदमियों को आइडेंटिफाई किया। एक ग्रुप था, वो एक होटल में आके रुकता था। अच्छा। हमेशा। तो जब उस हमेशा आके रुकता था तो जिस दिन ये चांदनी चौक में ब्लास्ट हुआ तो हमने सीधा उस होटल में सीधी जाके रेड कर दी। ओके। कि हो सकता है वो हो। हाँ, चेक करते हैं। हाँ। और वो बाई चांस मिल गए। अच्छा। हाँ। वो 5 वहां मिल गए, हम उठा के चले। आप लोगों की गाड़ियां भी वहीं खड़ी थी, मीडिया देख लिया होगा। हाँ। वो पीछे पीछे अब आ रहे कि भाई इन्होंने तो कर दिया, आज पकड़ लिए ये। हाँ। क्योंकि उनको मीडिया वालों को ये था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। तो जब ये वहां गए, वहां जाके पूछा, कहते हैं जी हम हर हफ्ते आते हैं। वो डेट्स सारी वो ऑपरेशन खराब हो गया। खराब हो गया। मतलब इतने जैसे सन बियरिंग का ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, ये इतने ऑपरेशन सारे हमारे फ्यूटाइल ही गए। लेकिन सर जो आप बता रहे हैं वो आपको एक लीड मिल गई थी बाबा जी। हाँ से उसके बाद ये जो बाबा जी वाली, उसके बाद फिर सर बाबा जी जब आपको पता चल गया कि अब ये टुंडा है, तो हम इमीडिएटली लखनऊ आ गए। लखनऊ से हमें किया, उन्होंने कहा कि 2 बंगाली हैं। बंगाली भाषा में आपस में तो बंगाली भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन वहां उर्दू में बात कर रहे थे। तो 2 बंगाली हैं। 2 बंगाली जो हैं ये आए थे। फिर उससे पहले भी कुछ बात हो चुकी होंगी, हमें हमारे इंटरसेप्ट नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने हम वहां पहुंचे, वहां जाके पहुंचे तो पता लगा वो लुधियाना से पहुंच गए। अच्छा। हम फटाफट लुधियाना पहुंचे। अब लुधियाना पहुंचे, लुधियाना हमारे को 10-15 दिन लग गए कम से कम। वो कभी इधर से कॉल करे, कभी उधर से, हम इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी मतलब हुआ। फिर अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। फिर हमने एक्सचेंज में बात करी। तो एक्सचेंज में जब बात करी कि ये जब बात करेंगे ना, ये आवाज मतलब कॉल काट देना ताकि ये दोबारा वहीं से कॉल करें। अच्छा। इन द मीन टाइम हमारी टीम वहां फैली हुई थी। अब वहां टीम फैली हुई थी, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया लास्ट में। जैसे इसी प्रोसेस को लेके उनको आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये हुआ कि उठा लो अब तो इनको। तो आपको पता है कि जब तक हमारे पास पूरा कोई पुख्ता कोई सबूत ना, फायदा नहीं। कहता चलो इसको। लास्ट कॉल उनकी क्या होती है कि तुम एक ना वहां 34/1 पे पहुंचो। कोई एड्रेस था? कोड। अच्छा, कोड था। हाँ। वहां तुम्हें बंदा मिलेगा। ठीक है। और वहां बंदा मिलेगा, वहां उससे तुम बात करना, वो आगे तुम्हें काम समझाएगा। ठीक है। अब 34/1 ना हमें पता, ना हमारे पास कोड का कोई वो। तो दोबारा कॉल करता है वो बोला, बाबा जी आपने वो 34/1 कहा था, वो है क्या? हमें समझ नहीं आया। टुंडा लाइन पे था। टुंडा लाइन पे था। हाँ। दोबारा कॉल की। हाँ। तो उसने कहा तुम्हें सनाउल्ला एक नाम का था, उसने कोई एड्रेस नहीं दिया क्या तुम्हारे को? इसका कोड नहीं बता रखे अभी तक? कहता नहीं हमें नहीं बता। कहता अच्छा मैं भेजता हूँ, फैक्स दो। अच्छा। हाँ। वैसे नहीं बताया उसने, फैक्स करा। उस वक्त फैक्स की ऑब्जर्वेशन हो नहीं सकती थी। अब उसने क्या किया कि फैक्स उधर से मंगाया और उसको हिदायत दे दी कि जैसे ही तुले इसको चबा के खा जाना, खा के थूक देना। ओहो। वो तो अपने पास में रखी। हाँ।
उसने पढ़ा, देखा, एड्रेस उसने मेमोराइज किया और वो वहीं उसने चबा के खा के थूक दिया। ओहो। चलो, अब यही है कि अब इनको फिर वही बात आ गई कि उठाएं नहीं उठाएं, ये एक वो रहा, कंफ्यूजन रहा। बोला नहीं, चलो इनको चलने दो, पीछा करते हैं अब इनको, अब आइडेंटिफाई तो हो गए। अब वो ले आते हैं, वहां से चलते हैं, पहले बस अड्डे की तरफ जाते हैं, फिर घूम जाते हैं, एहतियात पूरा लेते हैं। बस अड्डे की तरफ जाते हैं, फिर घूम जाते हैं, फिर रेलवे स्टेशन आते हैं, वहाँ टिकट विंडो पे खड़े होते हैं। टिकट विंडो पे खड़े होके वो टिकट दिल्ली का, अच्छा, दिल्ली का उन्होंने टिकट ले लिया। हमारे पीछे एक आदमी हमारा, उनके उन्होंने देख लिया कि दिल्ली का टिकट लिया है, ये दिल्ली जाएंगे। हमारी टीम के थे करीब 15-16 लोग थे वहां पे, तो अलग अलग डिब्बों में किसी को स्कैटर्ड ली उसको। अब ये मतलब वहां जाके प्लेटफॉर्म पे लेट गए, प्लेटफॉर्म पे लेट गए। ये होगी शाम की बात, पता नहीं दिल्ली की कितनी ट्रेन गए नहीं उसमें। उसके बाद सुबह 3 बजे के आसपास एक ट्रेन आती है, एकदम उसमें चढ़ जाते हैं। अच्छा, पहले पिछले डब्बे में चढ़ते हैं, फिर दूसरी साइड से उतर के अगले जनरल डब्बा हमेशा देखा होगा, हाँ सर, पीछे होता है या आगे होता है, बिल्कुल। तो उस जो जनरल डब्बे से उतर के वो सीधा अगले डब्बे में पहुंच गए। अगले डब्बे में जब पहुंचे वो, तो अब वो जो उनके पीछे चढ़े थे पिछले डब्बे में, तो उनको इशारा किया कि आप मत भागना भी इनके पीछे, कहीं इनको शक ना हो गया। तो दूसरी टीम को इशारा किया कि तुम उसके पीछे चलो। तो वो जाए, वो दूसरे वहां फिर वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में वहां लेट गए जाके। अब वहां तो फाइनली गिरफ्तारी आपने वहीं से की है सर? नहीं, हमने फिर इसके बाद पीछा किया इनका कि कहाँ 34/1 ढूंढना था ना हमें। हाँ। कि ये है क्या, मिलेगा। अब हम इनसे तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये आदमी इन्वॉल्व होंगे, मुश्किल ही लगता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इनका कनेक्शन है जी, इतना तो। अब जब वो कनेक्शन तो प्रूव हुआ ना फिर बाद में, तो ये फिर एक इसमें गए जाके। अच्छा, इससे पहले जो ये हुआ था, हम एक इन्वेस्टिगेशन और कर चुके थे। इन्वेस्टिगेशन क्या थी कि ये जो टेलीफोन नंबर जहां से होते थे, तो एक बूथ था इसमें सदर बाजार में जैन का। तो जब वहां से गए तो उनसे पूछताछ की। हमने वो सेफ समझा कि इससे पूछताछ हम कर सकते हैं जी, क्योंकि वहां से कुछ ज्यादा ही कॉल हो रही थी। ओके, फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा 3-4 बार हो रही थी, बाकियों से तो कभी एक हो गई, कभी हो, उसमें 3-4 बार कॉल हो रही थी। तो जब उससे पूछताछ की तो कहता हाँ, एक यहीं का लड़का है कोई, और उसने अपना नाम कामरान बताया। वो लड़का इस कॉल करता है और किसी बाबा जी का नाम भी लेता है। अच्छा, अब ये हुआ कि ये अब्दुल करीम टुंडा से बात कर रहा है। हाँ, टुंडा से कर रहा है, लेकिन वो 1 महीने से आ नहीं रहा था। अच्छा, हमने वहां वॉच लगा दी थी अपनी वहीं पे कि भाई ये यहाँ पे आएगा, 1 महीने से आ नहीं रहा था। तो उसको हमने फिर क्या कहते हैं, जब ये वहां से चला है पुरानी दिल्ली से, तो ये सीधा उसी के घर पे गया। अच्छा, वो जो एड्रेस था, 34/1 वो था। ओहो, अब उसमें कोई एड्रेस नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। लेकिन उसने एक कोड बना रखे थे। अब वहां गया, वहां से मिलके और ये वापस आते हैं। तो अभी भी हमारा यही था कि अभी हमें नहीं छेड़ना, इनके पीछे लगे रहो। तो जब हम रेलवे स्टेशन, रेलवे के ट्रैक पे पहुंचते हैं, रेलवे के ट्रैक पे जैसे ही पहुंचे हम, इसने शायद एक ने उनमें से आइडेंटिफाई कर लिया हमारे कांस्टेबल को, जो उनके पीछे खड़ा था। अच्छा, फिर ये भागना शुरू कर दिया। अच्छा, ये भागना शुरू। अब जाए तो, और अब कोई चारा नहीं था, तो उनको वहीं पे। कितने टेररिस्ट पकड़े थे आपने सर इस पूरे? उस वक्त तो 2 पकड़े पहले, फिर उनसे पूछताछ की हमने। उससे पूछताछ करने के बाद हमारे को पता चला कि वहाँ कोई एक और मिला था आदमी। अब जिस तरह का हुलिया उसने बताया और जो जैन ने बताया था, उससे मेल नहीं खाता था। तो उसने कहा तुम वहां पर हनीफी मस्जिद है उसके पास, वहां पर मिलना, वहां तुम्हें 6:30 बजे मिलेगा। सर, आपको वो एड्रेस मिल गया था जिस एड्रेस में आप शिद्दत से आपकी टीम काम कर रही थी। अब आपने 2 आरोपियों को, 2 टेररिस्टों को पकड़ भी लिया रेलवे ट्रैक से। जब उनसे पूछताछ हुई तो पूरा खुलासा हुआ होगा, वो खुलासा क्या था? कितने? हाँ, उन्होंने बताया कि हमारे से यहाँ मिलने आएंगे 6:30 बजे, वो एक और आदमी आएगा। तो उसको जब हमने क्या कहते हैं, हमने वहां पे ट्रैप लगा दिया।
तो जब वो आए उन दोनों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को पकड़ के मिलाया, तो उसमें एक कामरान था, एक शकील था। शकील पुलकवे का रहने वाला था और कामरान वो था। तो जब उनसे बातचीत की तो शुरू में वो बता नहीं रहा था, एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूँ। तो बोला उसको काफी उसको पूछताछ की हमने, अपने क्रॉस एग्जामिनेशन किया और उसको ये भी सब दिखाया कि भी ये है, टेलीफोन नंबर भी कन्फर्म किया, नहीं मान रहा था। फिर एक हमारे पास एक ASI था हजरत अली, उसको कहा, उससे कहा तू इसको जरा समझा, मैंने बताया ये कि ये क्या जिहाद विहाद के चक्कर में पड़ गया। उसने उसको कहा, कहता नहीं मैं मौलवी से बात करूंगा, अच्छा उसके बाद बताऊंगा आपको कुछ। अब जब उसने हमने कहा भाई मौलवी 12 बजे चुके थे जब तक, क्योंकि शाम को पकड़े थे, रात के 12 बज चुके थे, मौलवी कहाँ से लाए। तो हमारा एक सब इंस्पेक्टर था, उसका दोस्त था, वो एक जानता था रिजवान नाम के आदमी को। उसने कहा जी वो है, वो सारी चीज जानता है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसको मौलवी बना के पेश कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसको पूरा ज्ञान था हर चीज का, जिहाद क्या है, कुरान क्या है, अच्छा, मतलब जो सही ज्ञान था, अच्छा गलत वाला नहीं, जो सही ज्ञान था वो था। तो उसने फिर उससे बातचीत करी और बातचीत करने के बाद उसने कहा तू किस चक्कर में फंस गया। कहता है ठीक है मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ और मैं जो है मैं बता देता हूँ। उसने बोला, कहता है मैंने सारी डायरी में लिखे हुए हैं, मेरे पास डायरी है, उसमें मैंने एक एक चीज की कौन सा केमिकल यूज किया, कौन सा किस दिन किस वक्त कहाँ पर मैंने बम भरे। तो उससे उस वक्त 28 बम ब्लास्ट, 28 40 में से 40 में से। अब बाकी फिर भी रह रहे थे कि ये किसने किए। तब फिर आगे और इन्वेस्टिगेशन हुई, वो फिर लंबा है वो। सर मैंने जितनी जानकारी ली है सर कि अब्दुल करीम टुंडा उस वक्त तो पाकिस्तान में था, बाद में वो पकड़ा भी गया जब इंडिया आया। लेकिन सर लगभग सारे मामलों में वो बरी हो गया है। एक शायद अजमेर ब्लास्ट के मामले में शायद उसको सजा हुई है। ऐसा क्यों सर कि एक इतना हार्डकोर लश्कर का टेररिस्ट सारे मामलों में बरी हो गया? आपने किताब भी लिखी है, मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ सर इस समय। ये फैंटम बॉम्बर्स है, ये पूरा इसी के ऊपर है। ये क्यों बरी हुआ सर अब्दुल करीम टुंडा? अब्दुल, देखिए हमारे लॉ में बड़ा, लॉ का जो सिस्टम ये है वो अलग ही। लॉ में क्या है कि अब जैसे ये कामरान है, कहीं भी आई विटनेस नहीं है, आई विटनेस नहीं है तो सब में छूटा। एक में बरी, एक में कन्विक्शन हो गई जिसमें आइडेंटिफाई किया विटनेस ने उसको कि भाई ये है, इसके यहाँ पे कट है और ये था, ये जब ये उठ के गया, ये बम यहाँ पे छोड़ के गया। ओके, यहाँ पे तो क्रॉस एग्जामिनेशन क्या इसने छोड़ते हुए देखा? उसने कहा नहीं देखा नहीं, लेकिन जब ये उठाया तो वहां बम रखा था। इतनी सी क्रॉस एग्जामिनेशन हो गई, नीचे की कोर्ट ने उसे सजा दे दी, उम्र कैद दे दी। हाई कोर्ट में गया, उसने कहा ये तो खुद ही बच गया भाई। हाई कोर्ट के ये रिमार्क्स थे, बताइए आप। सर ये भी जानना चाहूंगा कि जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, आपने जब ये टेररिस्ट पकड़े दिल्ली से, उस वक्त तो अब्दुल करीम टुंडा पाकिस्तान में था, उसके बाद उसकी पहली गिरफ्तारी कभी जब वो इंडिया आया? देखिए उसके बाद मैं मेरा ख्याल यहाँ PTC में मेरा ट्रांसफर हो गया था, तो काफी दिन बाद उसको अरेस्ट किया गया था। तो और वही है कि वो कॉन्स्पिरेसी का सबूत नहीं है। क्या उसने खुद तो फाड़े। कितना हार्डकोर था सर अब्दुल करीम टुंडा? हार्डकोर तो है ही। देखिए ना, आप 93 में ब्लास्ट किए, राजधानी एक्सप्रेस वगैरह जितनी भी थी, उधर बॉम्बे में ब्लास्ट करवाए जितने, डॉक्टर जलीस अंसारी के साथ ये इतने ब्लास्ट इसने कराए। ब्लास्ट वो बनाते बनाते एक हाथ भी उसका बम बनाते टूट गया था। हाँ, उठ गया, तभी टुंडा कहते थे। अच्छा, इसलिए टुंडा बोलते हैं। इसीलिए टुंडा कहते थे। तो ये इस तरह करके अब वहां कौन, पाकिस्तान में कौन विटनेस मिलेगा आपको कभी कॉन्स्पिरेसी करते हुए, बता दे। कानून बाद में आया, एक अच्छा कानून आया, लेकिन वो भी फिर राजनीति की बलि चढ़ गया। एक वो पोटा आया था, पहले टाडा आया था, तो फिर एक पोटा आया। पोटा भी राजनीति की बलि चढ़ गया कि नहीं, वो नहीं। तो अब देखिए, मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मैंने जो कहा, जो मैंने देखा, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आपके करियर का सर एक ये टर्निंग पॉइंट था ये वाला केस सर। इतने ब्लास्ट हो रहे हैं, उसमें आपने अगर एक्यूज पकड़े हैं, इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन। उससे पहले इन्वेस्टिगेशन उससे पहले मैंने की थी, वो खालिस्तान से रिलेटेड लोग थे। 90 से मैंने की ये इसी ने। तो इसमें हमने 26 लोग अरेस्ट किए थे। 26 टोटल
जो लश्कर ए तैयबा के थे। 3 और अरेस्ट किए थे, वो हरकतुल अंसार के थे। ओके। तो ये जो 29 लोग अरेस्ट किए, और ये अरेस्ट कहाँ कहाँ से किए हमने, हैदराबाद से, सहारनपुर से और गुजरात से, और क्या कहते पूरा हैं, पैन इंडिया मॉड्यूल था टेरर का। पैन इंडिया ये था ये, और पूरा ऑपरेशन जो था 1 साल पूरा चला। 1 साल। 1 साल। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये सारा लश्कर जो जकीउर रहमान का था और अब्दुल करीब टुंडे का नेटवर्क था, और इसमें 8 तो पाकिस्तानी थे, 2 बांग्लादेशी थे और 1 बर्मीज नेशनल था जो इसमें इन्वॉल्व थे। तो देखिए, ये रविशंकर जी हैं जो बता रहे थे कि किस तरह से उस वक्त जो करीबन 40 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे दिल्ली एनसीआर में, उसमें कैसे आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, कैसे 1 साल तक 365 दिन तक ये पूरा ऑपरेशन जो दिल्ली पुलिस ने चलाया, और कैसे आगे जो और ब्लास्ट होने वाले थे उन्हें होने से रोका गया है।